dear students, how are you? I hope all are good. Welcome back to another class. Today, let we start SST chapter number 3, Landforms and Life. Landforms यानी कि जो हमारी अर्थ है उस पे लैंड यानी कि भूमि जो धरती होती है, जो लैंड एरिया होता है वो किस किस तरह का है और कहाँ पे कैसा कैसा है। तो इस पार्ट में हम जानेंगे इस बारे में। तो क्या क्या है लैंड फॉर्म्स? माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। फ्री फ्रॉम द बॉर्डर ऑफ ह्यूमन बींग्स मे द अर्थ विद मेनी हाइट्स, स्लोप्स एंड ग्रेट प्लेन्स bearing plants endowed with very varied powers spread out for us and show us her riches. The earth is my mother and I am her child. Who said these words? Atharvaved, Bhumi, Sukta, hymn to the earth. So let we start. We live on land. Land, as you may have noticed, has many forms and features. Its appearance changes a lot from one region to another. ठीक है, हम कहाँ पे रहते हैं? हम भूमि पर रहते हैं, धरती पर रहते हैं। ठीक है, और आपने नोटिस किया होगा कि बहुत तरह के जब हम रहते हैं ना कि जब हम बाहर निकलते हैं, घूमने जाते हैं, तो तरह-तरह के फीचर्स आते हैं। मतलब तरह-तरह की धरती होती है, भूमि होती है। ओके, तो वन रीजन टू अनदर। सपोज दैट यू आर ट्रैवलिंग बाय रोड फ्रॉम द रीजन नोन एज छोटा नागपुर इन झारखंड, है ना? सपोज आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, रीच लखनऊ इन उत्तर प्रदेश एंड गो ऑन टू नैनीताल इन उत्तराखंड। तो ऑन द वे आप रास्ते में क्या देखते हैं? यू विल सी वेरी डिफरेंट लैंडस्केप। इनफैक्ट यू विल एनकाउंटर 3 मेजर लैंडफॉर्म्स विच वी विल नाउ एक्सप्लोर। तो सपोज आप जो है छोटा नागपुर और झारखंड से हैं, आप लखनऊ पहुंचते हैं, लखनऊ उत्तर प्रदेश पहुंचते हो, फिर वहां से आप नैनीताल और उत्तराखंड जाते हैं, तो आप देखते हैं जब आप इस रूट पे, इस रास्ते पे जाएंगे तो एकदम से चेंज देखेंगे। ठीक है, क्योंकि लखनऊ उत्तर प्रदेश पूरा फ्लैट एरिया आ गया, प्लेन एरिया आ गया। आप नैनीताल उत्तराखंड जाते हैं, वहाँ पर हिली एरिया आ गया, है ना? वहाँ पे माउंटेन है, पहाड़ियाँ हैं, छोटी-छोटी, बड़े-बड़े पहाड़ हैं। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे The drawing illustrates 3 landforms, mountains in the background, 2 of them snow-capped. ठीक है ना? This one snow-capped, ये बर्फ की चोटी, बर्फ से ढकी हुई चोटियां हैं। ठीक है, प्लेट्यू ऑन द लेफ्ट। अब ये देखिए, ये माउंटेन है दोनों, है ना? बर्फ की चोटी, ये प्लेट्यू है। प्लेन से कुछ उभरा हुआ, ये प्लेट्यू हुआ। ओके, एंड प्लेन इन द फोरग्राउंड विद अ रिवर emerging फ्रॉम द माउंटेन्स। ठीक है, और ये यहाँ पे ये माउंटेन हो गए, ये प्लेट्यू हो गया और ये प्लेन एरिया हो गया। ठीक है, ये देखो, ये प्लेन एरिया है, यहाँ पे खेती और यहाँ पे घर है। तो प्लेन एरिया, ये नदी कहाँ से आ रही है? पर्वतों से। ठीक है, माउंटेन एरिया से यहाँ पे नदी बहती हुई आ रही है। तो इस तरह से अ लैंडफॉर्म इज अ physical features on the surface of our planet Earth. Landforms take shape over millions of years and have a significant connection with the environment and life. They can broadly be divided into 3 categories. Which category? Mountains, plateaus, and plains. These landforms have different climates and are home to a variety of flora and fauna. Humans have adapted to all landforms, but the number of people living on different kinds of landforms varies throughout the world. ठीक है, अब इसमें किस बारे में बात हो रही है कि जो है हमारी जो लैंड है, जो पृथ्वी मतलब धरती है, उसका तीन पार्ट में डिवाइडेड है। वो माउंटेन यानी कि पहाड़, प्लेट्यू और प्लेन। प्लेट्यू होते हैं छोटे छोटे पठार होते हैं, छोटे छोटे पहाड़। सो वी विल फर्स्ट टॉक अबाउट माउंटेन्स। Mountains are landforms that are much higher than the surrounding landscape. पहाड़ मतलब बाकी जो एरिया है उससे बहुत ऊंचे होते हैं। They can be recognized by a broad base, steep slopes and a narrow summit. Depending on their height, some mountains are covered with snow. कुछ mountains जो है वो बर्फ से ढके होते हैं। At lower altitudes, the highest height of an object above sea level. The snow melts every summer and turns into water that feeds arrives. At high altitudes, the snow may never melt, leaving the mountain permanently snow-capped. Other highlands with a lower height, less steep slopes and rounded tops are called hills. Most of the world's mountains are grouped in mountain ranges such as the Himalayas in Asia, the Alps in Europe, and the Andes in South America. Some of these ranges stretch for thousands of kilometers. Mount Everest between Tibet, China, and Nepal, and Kanchenjunga between Nepal and the Indian state
of Sikkim are the two highest peaks of the Himalayas. हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटियां हैं दो, कौन कौन सी है? माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा. These are, और ये टोटली कितना बर्फ से ढकी हुई है, कवर्ड विद आइस. इस दोनों जो है बर्फ से ढकी हुई रहती हैं. ठीक है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर जो है बहुत माइनस में है. ओके, सो हिमालयन रेंज. माउंट Aconcagua in South America is the highest peak of the Andes. Mount Kilimanjaro in Eastern Africa is an isolated mountain that is not part of any range. Mont Blanc in Western Europe is the highest mountain of the Alps. Okay, Anamudi in Kerala, also known as Anai Peak, is the highest mountain in South India mountains with tall and sharp peaks. Like the Himalayas are relatively young, which means that they were formed recently in the Earth's history, but that is still millions of years ahead. Shorter and more rounded mountains and hills like the Aravalli Range are much older and have been rounded by erosion, sometimes as with the Himalayas upliftment as well as erosion continue to this day. Mountain environment. Mountain slopes are often covered with a type of forest called montane forest, a type of forest that grows in mountainous regions where conifer trees such as pines, fire, spruce, and deodar are common. So these conifer trees grow tall and cone-shaped with thin pointed leaves. ये कौन शेप के होते हैं पेड़, और इनकी जो पत्तियां होती हैं पॉइंटेड होती हैं, चुभने वाली होती हैं. ठीक है. At higher altitudes, the tree gives way to grasses, mosses, a small green plant without flowers, or true roots often spreading in a cushion-like cover, and leaching. A plant-like organism that generally cling to rock walls or tree. Deep forests, flowing rivers, lakes, grassland, and caves in the mountains are home to diverse fauna. For instance, the golden eagle, the peregrine falcon, the Canadian lynx, the snow leopard, the ibex, the Himalayan thar, the mountain hare, the yak, the grey fox, and the black bear. ओके, केवल ये एनिमल्स ही सर्वाइव कर सकते हैं यहाँ पे. देखिए ये रहे यहाँ पे आइबेक्स, ब्लैक बियर, स्नो लेपर्ड, याक, ग्रे फॉक्स एंड गोल्डन ईगल. सारे एनिमल सर्वाइव भी नहीं कर सकते यहाँ पे. लाइफ इन द माउंटेन्स. The mountains terrain, a piece of stretch of land from the point of view of its physical features, is usually rugged or rough and has steep slopes. This means that regular farming can only be practiced in some valleys. A lower area between hills or mountains, often with a river or stream flowing through it. Cultivation is practiced on the slopes by cutting steps into the. अब देखो आपने देखा होगा कभी आप पहाड़ों पे जाते हैं तो पहाड़ियों पे जो है जगह जगह छोटे छोटे गांव बसे होते हैं. तो देखा उत्तराखंड आप चले जाइए तो वहां पे जगह जगह क्या होता है, छोटे छोटे गांव बसे होते हैं, और उनकी जो खेती है वो खेती करते हैं. उनकी खेती होती है जैसे सीढ़ियां होती है ना, सीढ़ियों की तरह. जैसे एक चौड़ा खेत, मतलब एक सीढ़ी की तरह खेत बन गया, फिर नीचे थोड़ा, फिर एक खेत हो गया, इस तरह से. वो इसलिए होता है क्योंकि जो बारिश, क्योंकि वहां पे कभी भी बारिश हो जाती है, कोई टाइम नहीं होता, सर्दी हो, बरसात हो, गर्मी हो, क्योंकि हिली एरिया होते हैं तो कभी भी बारिश पड़ती है, बर्फ पड़ती है. तो उसमें क्या होता है, तो जब वो लैडर वाले वो होते हैं खेत, तो उनमें बारिश का पानी आसानी से नीचे चला जाता है. ठीक है. अब हमारा जो फ्लैट एरिया है, जो हमारा प्लेन एरिया है, इसमें क्या होता है, इसमें खेत चौड़े चौड़े ऐसे ही प्लेन में होते हैं, बट वहां पे ना सीढ़ी नुमा, जिनको हम बोलते हैं सीढ़ी नुमा खेत, तो उनमें पानी बहुत आसानी से रुकता नहीं है, है ना. उनकी फसल खराब नहीं होती, वो नीचे जो है आ जाता है खाई में. दिस इज कॉल्ड टेरेस फार्मिंग. अभी बताया ना मैंने, टेरेस फार्मिंग. इन मेनी माउंटेन्स रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, हेडिंग द is the preferred occupation over agriculture. Tourism is often an important source of income for the people living in the mountains. The crisp mountain air and scenic beauty attract many tourists. Some tourists also go to the mountains for sports such as skiing, hiking, mountaineering, and paragliding. For many centuries, people have also traveled of these uplands for pilgrimage to holy sites, but an excessive inflow of visitors can also put the fragile mountain environment under pressure. It is often difficult to find the right balance. ठीक है, वो होता क्या है
कि जब छुट्टियाँ होती हैं, वेकेशंस होती है तो लोग जाते हैं पहाड़ों पे वेकेशंस पे घूमने, है ना? ठंडी जगहों पे जाते हैं, गर्मियों में जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है वहाँ की जो प्रकृति है वो मतलब सेट है, मतलब नो इश्यू। लेकिन जैसे चीज़ें बढ़ती हैं, वहाँ पे पॉल्यूशन बढ़ता है, गंदगी बढ़ती है, लोग जाके वहाँ पे समर वेकेशन मनाने जाते हैं वो, तो क्या होता है उससे क्लाइमेट चेंज हो जाता है और डिफिकल्ट बैलेंस जो है वहाँ का बिगड़ जाता है उन चीज़ों से, तो बहुत डिफिकल्टी होती है। Bachendri Pal started climbing mountains from a young age and led many women's climbing expeditions. She was the first Indian woman to climb Mount Everest in 1984 and was awarded Padma Shri the same year and Padma Bhushan in 2019. तो इसमें क्या है, बचेंद्री पाल सबसे पहली महिला थी जिन्होंने पहाड़ों पर चढ़ना शुरू किया। पहाड़ों पर इन द सेंस ये नहीं कि बाय रोड जो है हम गाड़ी से जा रहे हैं, है ना? पहाड़ों पे घूम के आ रहे हैं। ट्रैकिंग मतलब उन्होंने पहाड़ों पे ऊंचाइयों पे चढ़ना शुरू किया। ओके, और वो सबसे पहले कहाँ पे, माउंट एवरेस्ट सन 1984 में माउंट एवरेस्ट पे वो चढ़ी और उनको पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया उस 2019। ठीक है। अरुणिमा सिन्हा लॉस्ट अ लेग इन एन एक्सीडेंट व्हेन शी वाज थर्ड विद बचेंद्री पाल्स एनकरेजमेंट एंड ट्रेनिंग। अरुणिमा सिन्हा थी जो जिनको एक पैर नहीं था और बचेंद्री पाल ने उन्हें एनकरेज किया और उनको ट्रेनिंग दी और सिखाया। सो शी मैनेज टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट इन 2030 and went on to climb the highest peak of every continent, including Mount Vinson in Antarctica. She was awarded Padma Shri in 2015. Okay, so many traditional communities around the world consider mountains to be sacred places and worship them. So, Mount Everest, the highest mountain in the world, at 8,849 meters, as many names. Tibetans call it Pomolungma, which means Mother Goddess of the world. ठीक है, उधर के लोग इन्हें जो है भगवान मानते हैं एंड वर्शिप द माउंटेन एज सच. So Nepalis call it Sagarmatha, meaning goddess of the sky. Similarly, Mount Kailash in Tibet is held sacred for followers of Hinduism, Buddhism, Jainism, and born an ancient Tibetan religion. Such reverence for mountain summits is also found elsewhere in India as well as in other parts of the world. Now, next we will talk about plateaus. A plateau is an elevated flatland. It is a flat-topped tableland standing above the surrounding area. A plateau may have one or more sides with steep slopes. The height of plateaus often varies from few hundred meters to several thousand meters. Plateaus, like mountains, may be young or old. So the Deccan Plateau in India is one of the oldest plateaus. The Tibet Plateau is the highest plateau in the world with a height of 4,000 to 6,000 meters above the mean sea level. ठीक है, अब यहाँ पे बात हुई है प्लेट्यू की। प्लेट्यू क्या होते हैं? माउंटेन होते हैं, पहाड़ होते हैं और ये पहाड़ से कुछ छोटे होते हैं प्लेट्यूज, जगह जगह होते हैं ये। ठीक है, ये चेन नहीं होती इनकी इस तरह से। ओके, सो जो है स्टैंडिंग अबाउट द सराउंडिंग एरिया, ये शो द हाइट ऑफ प्लेट्यूज ऑन वेरीज फ्रॉम 100 मीटर्स टू सेवरल थाउजेंड मीटर्स प्लेट्यूज। तो यहाँ पे जो है डेक्कन प्लेट्यू इंडिया का सबसे पुराना प्लेट्यू है और सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊंचा प्लेट्यू है तिब्बत का, जिसकी ऊंचाई जो है 4 से 6,000 मीटर है सी लेवल से। प्लेट्यूज आर वेरी यूजफुल because they are rich in mineral deposits like mountains. Plateaus are rich in mineral deposits. They have been called storehouses of minerals. As a result, mining is a major activity on plateaus where many of the world's largest mines are found. For example, the East American plateau is famous for gold and diamond mining. In India, huge reserves of iron, coal and manganese are found in the छोटा नागपुर प्लेट्यू। अच्छा, अब ये प्लेट्यू जो है हमारे लिए बहुत यूजफुल है। ठीक है, इनमें खनिज मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, डिपॉजिट्स बहुत सारे जुड़े होते हैं इनके अंदर। ओके, सो वेयर मैनी ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माइंस आर फाउंड। एग्जाम्पल, द ईस्ट अफ्रीकन जो प्लेट्यू है वो किस लिए प्रसिद्ध है? वो गोल्ड और डायमंड के लिए प्रसिद्ध है। वहां से सोना और हीरा निकलता है। और इन इंडिया जो है आयरन, कोल और मैग्नीज कहाँ पे? छोटा नागपुर प्लेट्यू में निकलता है। ठीक है, द तिब्बतन प्लेट्यू हैज एन एवरेज एल्टीट्यूड ऑफ 45,000 मीटर, विच एक्सप्लेन्स why it has been
nicknamed the roof of the world from east to west. So it is nearly 2,500 kilometers long, the distance from Chandigarh to Kanyakumari. The Deccan Plateau of Central and South India is one of the oldest plateaus in the world, formed through volcanic activity millions of years at time. So the plateau environment is very diverse across the world. Many plateaus have a rocky soil which makes them less fertile than plains and therefore less favorable to farming. An exception is that of lava plateaus that is formed through volcanic activity as they often have a rich black soil. तो कितने काम किए हैं ये प्लेट्यूज हमारे इसमें जो है रॉकी सॉइल मिलता है प्लेन्स दे फॉर लेस फेवरेबल टू फार्मिंग ओके एंड एक्सेप्शन इज दैट ऑफ लावा प्लेट्यूज through volcanic activities they often have a rich black soil. Okay, so plateaus are also home to many spectacular waterfalls. The Victoria Falls on the Zambezi River in southern Africa, the Hundru Falls on the ये है Subarnarekha River in the Chota Nagpur Plateau, and the Jog Falls on the Shravati River in the Western Ghats are a few such waterfalls. So the Nohokaliki Falls drop down 340 meters from the Cherrapunji Plateau in Meghalaya. So it is Nohokalikal Falls emerging from the Cherrapunji. So we will talk about plains, मैदानी इलाके जो इधर हमारे मैदानी इलाके हैं. Plains are landforms that have an extensive flat or gently undulating surface. They do not have any large hills or deep valleys. प्लेन एरिया में कोई भी जो है ना घाटियां होती हैं, ना पहाड़ होते हैं, ना पर्वत होते हैं, ना प्लेट्यू होते हैं. They are generally not more than 300 meters above sea level. The average level of the surface of the oceans, also called mean sea level. Flat plains are one type of plains formed by rivers originating in mountain ranges where they collect particles of rock, sand, and silt called sediments. So these sediments are carried all the way to the plains where the rivers deposit them, making the soil very fertile. As a result, these plains are ideal for growing crops of all kinds, and agriculture is a major economic occupation in this landform. Plains also support a variety of flora and fauna. ओके, अब प्लेन्स की जब बात होती है तो प्लेन्स जो मैदानी जो इलाके होते हैं उनमें खेती बहुत अच्छी होती है. ठीक है, बहुत अच्छे से खेती होती है, भूमि उपजाऊ होती है और यहाँ पे फसलें उगाई जाती हैं. ज़्यादातर मैदानी इलाकों में ही फसलें उगाई जाती हैं, जितने भी अनाज, फल, सब्जियाँ. फल तो पहाड़ों पे भी होते हैं, पेड़ों पे, लेकिन प्लेन्स में क्या होता है सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है भूमि और यहाँ पे सब्जियाँ, अनाज, दालें, क्रियस वगैरह सब चीज़ें यहाँ पे उगाई जाती हैं और यहाँ जो है बहुत उपजाऊ होती है यहाँ की भूमि. लाइफ इन द प्लेन्स, अब जो प्लेन मैदानी इलाकों में जो रहने वाले लोग हैं उनकी लाइफ कैसी होती है. Thousands of years ago, the first civilization developed around rivers in fertile plains. In our times, to a large part of the world's population lives in plains. अब हजारों साल पहले जो सबसे पहले सिविलाइजेशन कहाँ पे, नदियों के किनारे प्लेन में. तो आप देखना जहाँ पे भी गांव शहर, मैंने पहले भी बताया था, खेती होती है कहाँ पे, नदी के किनारे पे ही इन्होंने लोगों ने बसाए थे ये गांव. अबाउट 40 करोड़ पीपल, मोर देन 1/4 ऑफ द टोटल इंडियन पॉपुलेशन, लिव इन इंडियाज गंगा प्लेन, ऑफन कॉल्ड द गैंगेटिक प्लेन. 40 करोड़ से भी ज्यादा की आबादी गंगा नदी के किनारे बसी हुई है, जिनको कहते हैं गैंगेटिक प्लेन. As with many other plains of the world, the major occupations of people in this region include river fishing and agriculture. Food crops such as rice, wheat, maize, barley, and millets are grown. Fiber crops such as cotton, jute, and hemp are also grown in the Gangetic plain. Traditional agriculture has been mostly rain, that is water through rainfall in recent decades. However, agriculture has turned to irrigation with water brought to the fields through networks of canals or pumped from groundwater. While irrigation has increased agricultural production, it has also contributed to the depletion or decrease of groundwater. This presents a challenge
For the future of agriculture in the region, some of the other problems affecting the Ganga plains include high population and pollution. Whether in mountain ranges or plains, rivers around the world have carried immense cultural value. In particular, many communities have considered a river source and its confluence, the meeting point of two or more rivers with one or two other rivers, to be sacred. In India, numerous festivals, ceremonies and rituals. कहाँ पे? गंगा नदी के किनारे बहुत से रिचुअल्स होते हैं, सेरेमनीज होती हैं, बहुत से पूजा पाठ होते हैं गंगा नदी के किनारे. River transportation on the Ganga conducted at such location because plains have a gentle slope. River navigation is easy and supports a lot of economic activities. In earlier days, people also used rivers extensively to travel from one place to another. Even today, there are stretches along the Ganga where people prefer to use boats to move around. See here. In this chapter, we explored the three main landforms. Okay, so but its surface is very complex and experts often define a few more landforms. One such landform is the desert. ये अलग है इससे, रेगिस्तान. Deserts are considered to be large and dry expanses with very little precipitation. Their flora and fauna are also unique. Some deserts are hot, like the Sahara Desert in Africa. Okay, or the Thar Desert in the northwest of the Indian subcontinent. Others are cold, like the Gobi Desert, वो भी ठंडा है ना? In Asia, some experts also describe the Antarctica continent as a desert. Despite harsh living conditions, humans have adapted to most of the desert. In India, communities living in the Thar deserts or migrating through it hold rich cultural traditions such as folk songs and legends related to the desert. The diverse way in which humans have made all landforms their home is a testimony to our adaptability and resilience, the capacity to meet challenges and difficulties, adapt to them or overcome them. The five tenets of ancient Tamil Sangam poetry are five landscapes associated with certain specific deities, lifestyles, moods, or emotions, such as love, longing, separation, quarrel, etc. This table only lists the character size of the five landscapes and the main human occupations in each. Tanai landscape main occupation. Purifizi, mountainous regions, hunting and gathering. Muli, grassland and forest, cattle rearing. Marudam, fertile agriculture, plains, farming. Nidai, coastal regions, fishing and seafaring. Malai, arid desert-like regions, journeying and fighting. These five tenets constitute a different classification of landforms than the one we have seen, but they reflect a keen awareness of the diverse regions and their characteristics. They also illustrate the deep connection between humanity and the natural environment. So dear students, हमने पढ़ा इस chapter में what? Mountain, plateau and plains. So everyone, this chapter is in here. I hope you all are very well understand all full chapters. So we will meet to the next class. Thank you everyone.